हम्म, कहाँ तक बात हुआ था? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन लगवा रहे थे हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और कंडक्टिविटी के बारे में बात कर लिए थे। क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ऐसे छोड़ने के लिए हम बोले थे क्या? और कोई सब लोग वो क्वेश्चन समझ में आया था? अब चलो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और देखते हैं अनसॉल्व से कि क्या पूछा गया है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो उसी से रिलेटेड, अनसॉल्व के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व कर लिया जाए, एक साथ रहेगा तो तैयारी करने में आसानी होगी। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द होल कंसंट्रेशन, फाइंड द होल कंसंट्रेशन at 300 Kelvin, find the whole concentration at 300 Kelvin in a n type, in a n type is having concentration, is having concentration of 10 to the power 15 atoms पर cc। ठीक है, द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन इज, यानी Ni इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 10 एटम्स पर cc। ठीक, ये 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रॉन का पूछा है ना, तो n दिया है और तुमसे p पूछ रहा है, कैसे लगेगा? क्या होता है n डॉट p बराबर ni का स्क्वायर, या इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू ni स्क्वायर अपॉन n। ni की वैल्यू दिया है, n की वैल्यू दिया, p नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। लेकिन ध्यान देना कि कभी भी ऐसे डायरेक्ट लिखने के प्रयास मत करना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना उसका सिस्टमेटिक तरीका एक बता दिए है कैसे सॉल्व किया जाता है। जब भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, सबसे पहले सोल्यूशन लिखना, ध्यान दे दो, सोल्यूशन लिखने के बाद उसके बाद लिखोगे गिवन दैट, जो तुम्हारे प्रॉब्लम में जो भी सारी डाटा दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ n दिया है उसकी वैल्यू लिख लोगे। उसके बाद क्या दिया है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन Ni की वैल्यू दिया है उसको नोट कर लोगे। उसके बाद क्या दिया है, होल कंसंट्रेशन यहाँ लिख लोगे और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, यानी कि फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद लिखोगे कि वी नो दैट द फार्मूला फॉर लॉ ऑफ मास एक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर, या सेमीकंडक्टर आर। तो क्या होता है, n डॉट p बराबर ni का स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट p बराबर ni का स्क्वायर अपॉन n। यहाँ से कैलकुलेट करो सर सब लोग।
सॉल्व करो इसको, कितना आया? 1.44 इंटू 10⁵ और बाकी सबका हम्म 1.44 इंटू 10⁵, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये 2005 में ये भी पूछा हुआ है। ए सिलिकॉन सैंपल्स having 5 into 10⁻28 atoms per meter cube has antimony depend to concentration of 0.002 parts per million, assuming Ni is equal to 1.5 into 10⁻18 per meter cube. Ni is equal to 1.5 into 10⁻18 per meter cube. रहने दो जी, मिसप्रिंट है, सब गलत लिखा हुआ है। सब कुछ भी छाप देते हैं, रहने दो इससे क्वेश्चन, ये सब अनसॉल्व जो है, ठीक है, रहने दो, काट दो, ये सब अनसॉल्व पे मिसप्रिंट ज़्यादा है, ठीक है। कल बुक्स लाएंगे, बुक से सारे क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है, बुक से सारे क्वेश्चन करा देंगे। एक फंडामेंटल, एक क्वेश्चन जनरल हम करा दिए हैं। अभी झूठ में कंफ्यूज हो गए, फिर कहोगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। क्वेश्चन जो अराइज है, एक बुक से सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज तुमको डाटा दे देंगे, उस डाटा से एक सीट प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल से इससे रिलेटेड एक सारी सीट प्रोवाइड कर देंगे, उसके घर पे प्रैक्टिस कर लेना, उसके आंसर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाएगा। अब ये सब पे मान लो डिस्कस किया जाए, आधा सही लिखा हुआ है आधा गलत लिखा हुआ है, तो फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। बस मतलब समझो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास सबसे पहले ये जो पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, चाहे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हो, मोबिलिटी का हो और कंडक्टिविटी का हो, ये हम लोगों ने दोनों केसेस के लिए डिस्कस किया कि जब हमारा सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक फॉर्म में है और जब हमारा सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक फॉर्म में है। जब इंट्रिंसिक फॉर्म में था तब हम लोग N और P, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों को कंसीडर करके चले हैं। जब हम एक्सट्रिंसिक के फॉर्म में चले हैं तब हम N अलग और P अलग लेके हम लोग चले। तो जब हम लोग इंट्रिंसिक के, जो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक जनरल क्वेश्चन आप लोग को दिए थे जिसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटीज़ दिया था, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दिया था, वो इंट्रिंसिक के केस के लिए उसकी कंडक्टिविटी को मेजरमेंट कराया था। फिर क्या किया था कि उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करा दिया था किसी पेंटावेलेंट एटम के साथ। डोपिंग कराने के बाद वो हमसे इलेक्ट्रॉन और होल की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी फाइंड आउट किया था। तो वो एक जनरल क्वेश्चन है कि हमारा पहले ही बोले, देखो ये सब भी क्वेश्चन कि अगर ये सब क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझे रहोगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से लगने वाले हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कर पाएंगे। तो वो पहले वाले क्वेश्चन पे इंट्रिंसिक के केस के लिए भी हम लोग सॉल्व कर लिए थे, फिर डोपिंग करा दिए तो एक्सट्रिंसिक हो गया, उस एक्सट्रिंसिक के लिए भी हम लोग सॉल्व कर लिए थे। इसके लिए एक सीट हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे सारे न्यूमेरिकल्स की, और उस सारी सीट्स को हम लोग फिर कैलकुलेट करके सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। सेकेंड बात कि जब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए, मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए, कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ गए, रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो इसके बाद एक बात आती है कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट क्या होता है। ड्रिफ्ट और
डिफ्यूजन करंट का है। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, टॉपिक है, लास्ट वन टॉपिक है कि ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। पहला है हमारा ड्रिफ्ट, ठीक है। तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिफाइन किए थे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिफाइन किए थे? कैसे बोले थे कि जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस बैंड में उतने ही होल्स हैं और वो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की तरह बिहेव करते हैं। और जब हम कोई सप्लाई ऐड नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल रैंडम फेज में एक दूसरे से मूवमेंट करने लगते हैं। और जब हम कोई फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के अपोजिट एंड्स की तरफ रैंडम मूवमेंट करते हैं। रैंडम मूवमेंट करने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और वही इंक्रीज इन वेलोसिटी हमारी क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो हम लोग बोलते थे कि वो एक्चुअल में वो जो इंक्रीज इन वेलोसिटी हो रही है वो डिपेंड किस पे कर रही है? कि जो उस पर हम लोग फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि वहाँ से हम लोग डिफाइन किए थे कि वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? ई के। और जब भी फिजिक्स में कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो हम लोग वी डी बराबर क्या लिखे थे? म्यू इंटू ई। तो वहाँ से हम लोग अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो जब वो इंक्रीज इन वेलोसिटी होती है तो वहाँ पर करंट भी एसोसिएटेड होता है। उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण जो करंट जनरेशन हो रहा है, जो करंट जनरेट होती है, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट करंट का नाम देते हैं। और वहाँ पर हम लोग एसोसिएटेड किए हैं कि आई जो भी करंट होती है वो किस किस बातों पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशंस पे, उसके चार्जेज पे, और उसके यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और किस पे डिपेंड करती है? और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। इन्हीं 4 टर्म पे डिपेंड करती है ना। जो भी करंट जनरेट होती है किस पे डिपेंड करती है? उसके कंसंट्रेशन पे, इलेक्ट्रिक चार्ज पे, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अब ये जानते हो कि अगर आई को यहाँ कर दे तो आई बाई ए इजकल टू क्या हो जाएगा? एन ई इंटू वी डी। लिख सकते हो? कोई दिक्कत? और ये आई बाई होता क्या है? आई बाई ए क्या होता है? जे, करंट डेंसिटी। इसको लिख सकते हो जे बराबर एन ई इंटू वी डी, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के केस के लिए लिखे तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, जे ई बराबर एन ई इंटू वी डी ई, लिख सकते हो। और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानते हो क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वी डी बराबर क्या होता है? म्यू बराबर क्या होता है कि वी डी अपॉन ई। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होती है वही उसकी मोबिलिटी कहलाती है। यहाँ से अगर वी डी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? म्यू इंटू ई होगा ना। और अगर हम यहाँ से वी डी इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं तो चाहे कहीं कहीं एन लिखते हैं और कहीं कहीं ई लिखते हैं, ठीक है। तो वी डी एन लिख रहे हैं तो वी डी एन बराबर क्या हो जाएगा? म्यू एन इंटू ई। लिख सकते हो? हाँ, तो यहाँ भी जे एन लिख लो। तो यहाँ ना लिखो, यहाँ लिखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जे एन बराबर एन ई इंटू म्यू एन इंटू ई, ठीक। सिमिलरली फॉर होल्स, तो जे पी बराबर क्या हो जाएगा? पी ई इंटू मी प्यू इंटू ई। लिख सकते हो? कोई दिक्कत? टोटल अगर करंट की बात करें तो जे बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का जे एन प्लस जे पी। ये क्या लिख सकते हो? एन ई म्यू एन ई प्लस पी ई म्यू पी इंटू ई। तो यहाँ से अगर निकालो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से, तो जानते हो कि सिग्मा अभी निकाले हो। सिग्मा बराबर क्या निकाले थे? ई एन आई
म्यू एन प्लस म्यू पी। देखो इस तरह का कहीं सिग्मा दिख रहा है यहाँ पे, देखो एन प्लस पी दैट इज एन आई, एन प्लस पी दैट इज एन आई, और ई म्यू एन और ई म्यू पी, तो ई कॉमन ले लो तो म्यू एन प्लस म्यू पी, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ई। यही ना हमारा ओम्स लॉ होता है, यही ना हमारा करंट जे बराबर सिग्मा ई होता है ना। और ये सिग्मा क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी, ऑलरेडी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट करंट कहलाता है किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में। तो फिर से ध्यान देना कि अभी तक हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात किए थे, उसकी मोबिलिटी के बारे में बात किए थे, उसकी कंडक्टिविटी के बारे में बात किए थे, उसकी रेजिस्टिविटी यानी कि 4 पैरामीटर के बारे में बात किए थे, कि वी के बारे में बात किए थे, म्यू के बारे में बात किए थे, सिग्मा के बारे में बात किए थे, और रो के बारे में बात की। इतने 4 पैरामीटर्स के बारे में बात किए थे ना, और इस पर न्यूमेरिकल भी लगाए थे। अब इसके अलावा इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ड्रिफ्ट करंट का भी जनरेशन होता है, यहाँ से फिर हमारा डिफ्यूजन करंट का भी जनरेशन होता है। अच्छा यहाँ तक तो ड्रिफ्ट करंट की बात हो गई, यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन जब डिफ्यूजन करंट की बात आती है तब वहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। सिनेरियो चेंज होने के मतलब कि वहाँ पर हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर जो होता है पीएन जंक्शन डायोड, वहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। वहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है कि बेसिकली जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है वो 2 सेमीकंडक्टर की सैंडविचिंग होती है। अभी ये तो अंडरस्टूड हो गया ना कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है और पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये चीज़ अंडरस्टूड है ना। एन टाइप और पी टाइप बेसिकली क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है कि अगर हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में डोपिंग करा दें, अगर हम डोपिंग पेंटावेलेंट डोपिंग कराते हैं तो हमारा जो सेमीकंडक्टर बनता है वो कैसा बनेगा, एन टाइप का बनेगा। और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होगा उसको डोनर टाइप बोलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी डोनेट करने का काम करता है। और जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल्स होता है। अगर हम डोपिंग पेंटावेलेंट ना करा के ट्राईवेलेंट डोपिंग करा रहे हैं तो फिर जो सेमीकंडक्टर बनता है वो कौन सा बनता है, पी टाइप का बनता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सेप्टर टाइप बोलते हैं। क्यों एक्सेप्टर टाइप बोलते हैं, इसका भी मैकेनिज्म हम समझाए हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एक्सेप्ट करके अपना बॉन्ड कंप्लीट करने की कोशिश करता है। और इस पी टाइप के मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो होल्स होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जो फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किए हैं, सेकेंड चैप्टर में उन्हीं टर्मिनोलॉजी को आधार बनाते हुए अपनी कहानी को और एक्सीड करते हैं। तो जब हम सेमीकंडक्टर के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई, जब हम सेकंड चैप्टर में जाएंगे तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करेंगे। तो पीएन जंक्शन में बेसिकली क्या होता है, पी एक टाइप का सेमीकंडक्टर है और एन एक टाइप का सेमीकंडक्टर है, दोनों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। जब हम 2 एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की सैंडविचिंग करा देते हैं, सैंडविचिंग करा दोनों को मिला दें। अच्छा, दोनों को मिलाने में भी बहुत बड़ी कहानी है। ऐसे डायरेक्ट मिलाने का सेंस कि इसकी कई सारे प्रोसेसेज होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेज जो मैन्युफैक्चरर है वो डिपेंड करते हैं कि इसको किन प्रोसेसेज के द्वारा एक दूसरे से सैंडविच कराने का मतलब है। लेकिन हम यहाँ बेसिकली मतलब समझते हैं कि पी और एन मटेरियल को एक साथ कंबाइंड कर दें तो वो जो मटेरियल बनता है, जो जंक्शन बनता है वो बनता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। तो उसके मैकेनिज्म से वहाँ से डिफ्यूजन करंट का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। तो बेसिकली ये हमारा अगर पी टाइप मटेरियल है, ये हमारा एन टाइप मटेरियल है, तो दोनों को क्या करा दिए, सैंडविचिंग करा दिए। ये हमारी जंक्शन लाइन है, ये हमारा जंक्शन रीजन, ठीक है। अब जानते हो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करें और वाइट सर्कल से हम लोग होल को रिप्रेजेंट करें अपने समझने के लिए, ठीक है। तो चूंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी किसकी होती है, मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की होती है। यानी होल्स की संख्या यहाँ ज़्यादा होगा और माइनॉरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, खाली होल्स ही नहीं रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, लेकिन एज कंपेरिजन टू होल्स उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। यानी कहीं कहीं यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन्स भी होंगी, लेकिन इनकी संख्या होल्स के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, माइनॉरिटी में क्या होता है, होल्स होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन माइनॉरिटी में होल्स भी है, तो होल्स की संख्या इसके कंपैरिजन में कुछ कम होगी, लेकिन कुछ होल्स होंगे। ठीक, अब जब हम इस तरह की सेमीकंडक्टर की सैंडविचिंग कराएं और यहाँ पर हम कोई सप्लाई नहीं दे रहे, ध्यान देना कि डिफ्यूजन करंट का जनरेशन कैसे होता है, हम कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं, कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर इस P वाले रीजन में जो मेजॉरिटी में है वो जंक्शन से इस साइड में जाना चाहेगा, और जो N टाइप में मेजॉरिटी में है वो जंक्शन से इस साइड में जाना। अभी देना यहाँ पर ये दोनों चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या है, चार्ज कैरियर्स हैं। तो जब ये जो P रीजन में मेजॉरिटी में है वो N रीजन में जाना चाहेगा, और जो N रीजन में है वो P रीजन में जाना चाहेगा। जब ये इस रीजन में आएगा तो यहाँ पर इस जंक्शन के पास एक लेयर क्रिएट करता है। लेयर क्रिएट करने के बाद जो भी इसमें मेजॉरिटी यानी होल्स की संख्या है वो आयनाइज्ड होल एटम्स यहाँ पर क्या करता है, क्रिएट कर देता है। किस रीजन में, N रीजन में। ऐसे N रीजन में जो मेजॉरिटी में है वो जंक्शन से P रीजन की तरफ जाना चाहेगा, और P रीजन के जंक्शन के पास एक लेयर क्रिएट कर देता है, और इस लेयर के पास यहाँ पर आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को एसोसिएट कर देते हैं। और इस सिस्टम के कारण, इस डिफ्यूजन के कारण, दोनों जब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर डिफ्यूज्ड होते हैं, डिफ्यूजन के कारण जो करंट का जनरेशन होता है उस करंट को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। मतलब यहाँ कोई सप्लाई नहीं दी जा रही है, कोई इस पर कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ माइनर, बहुत माइनर ही करंट हमारे पास जनरेट हो रही है, तो वही करंट हमारी क्या कहलाती है, डिफ्यूजन करंट कहलाती है। उस डिफ्यूजन करंट को हम लोग यहाँ सिनारियो करते हैं। अभी जब सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जब पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, तो हम यही सब रीजन की बात करेंगे। ये जो पूरा रीजन हो जाता है, इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन बोलते हैं इस पूरे रीजन को, या इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन रीजन बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं जंक्शन रीजन बोलते हैं। तो इस रीजन को, इसकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएन जंक्शन के डिप्लीशन रीजन की विड्थ कितनी होती है, उसकी विड्थ किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, उसकी विड्थ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कैसे करती है, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल की, चाहे वो एन का हो, पी है, तो उसके विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारे पूरा डेरिवेशन हम लोग सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे। और सेकंड चैप्टर में इस पूरे पीएन जंक्शन की मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स के पीएन जंक्शंस के बारे में बात करेंगे। लाइक हमारा पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, एब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड, फोटो डायोड, कई तरह की सोलर सेल, कई तरह के पीएन जंक्शन डायोड्स के बारे में बात करेंगे और उनके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सब, कोई भी डायोड हो, सबका फंडामेंटल्स क्या होगा, यही होगा। तो इसका मतलब यही है कि जो डिफ्यूजन करंट है, इसीलिए एक स्टेप आगे चल के समझना की ज़रूरत पड़ेगी कि यानी कि बिना कोई सप्लाई दिए भी करंट का जनरेशन होता है, और वही करंट हमारे क्या कहलाती है, पीएन जंक्शन में हमारा डिप्लीशन, जो डिफ्यूजन करंट होती है, वहाँ से एसोसिएटेड होती है। तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ और डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो कि ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट, वहाँ पर एक हेडिंग डाल लो ड्रिफ्ट करंट। या ऐसे लिखो, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट के नीचे यहाँ लिख दो कि सेमी कंडक्टर करंट, सेमी कंडक्टर करंट, और उसके बगल में ब्रैकेट में लिख देना ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। उसके बाद एक सब हेडिंग डाल देना ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, उसमें लिखो देयर आर टू
types of current are flow in a semiconductor. There are two types of semiconductor. There are two types of current flow in a semiconductor. ठीक है, फुल स्टॉप. these currents are डैश कर दो. फर्स्ट लिखो ड्रिफ्ट करंट, सेकंड लिखो डिफ्यूजन करंट. सेकंड डिफ्यूजन करंट. ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डाल दो ड्रिफ्ट करंट. ठीक है, इसमें लिखो इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स on applying the electric field. It is defined as the flow of electric current due to the motion of charge carriers on applying the electric field. नेक्स्ट लाइन से फुल स्टॉप. Now the drift current ऐसे लिखो. now the current associated with it. now the drift current काट दो. now the current associated with it is given by. ठीक है, इस वजह से जनरल पहले लिख लो. I बराबर NEA इंटू बी टी इम्प्लाइज दैट I बराबर है, यहाँ J बराबर, यहाँ तक लिख लो 3 लाइन. और यहाँ लिख देना वेयर J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी बराबर I बाई. ये 3 लाइन लिख देना. ऐसे लिख सकते हो J बराबर NE इंटू म्यू इंटू ई. VT बराबर, चौथी लाइन भी लिख लेना. ठीक है, उसके बाद लिखना नेक्स्ट लाइन से कि द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू होल इज गिवन बाय. तो होल के लिए क्या लिखोगे? JH. ये कौन सी करंट है? ड्रिफ्ट करंट. ये बराबर क्या हो जाएगी? N की जगह क्या हो जाएगा? P, और ये E, और ये क्या हो जाएगा? VD. क्या करो? इलेक्ट्रॉन और होल को हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन और होल को JNH, ये JP लिखे ना.
ठीक है। लिखो बट फ्रॉम डिफिनीशन, बट फ्रॉम डिफिनीशन we know that VDP बराबर, ये P इसके सफिक्स में लिखना, ठीक है, बराबर मत लिख देना। VDP मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसके लिए, P के लिए, तो VDP बराबर क्या हो जाएगा, म्यू P इंटू E। सो JP बराबर PE म्यू P इंटू E। ठीक है, हो गया यहाँ तक। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉन्स, सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो जाएगा, JN ड्रिफ्ट बराबर NE म्यू N इंटू E। दस टोटल करंट J ड्रिफ्ट बराबर JN ड्रिफ्ट प्लस JP ड्रिफ्ट बराबर NE म्यू N इंटू E प्लस PE म्यू P इंटू E। ठीक, देखो इसको बॉक्स में बंद कर दो। लिखो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट करंट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट करंट। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल देना डिफ्यूजन करंट, नेक्स्ट हेडिंग डाल देना डिफ्यूजन करंट। इसके बाद चैप्टर में एक टॉपिक और है कंटिन्यूटी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजन करंट, इसमें लिखना इन ए रीजन where N and P with distance, क्या लिखे, in a region where N and P vary with distance, comma a diffusion current is superimposed on due to क्या लिखे, in a region where N and P vary with distance, comma a diffusion current is superimposed on that due to conductivity, full stop. This diffusion current is governed by
is governed by fixed law, FICK law, fixed law. इज गवर्न बाई फिक्स ला और डैश करता है। फिक्स ला क्या कहता है कि जो भी हमारा नंबर ऑफ एटम फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एन। ये वेयर डेल इज ए ऑपरेटर होता है, इस वेक्टर में पढ़ोगे, और इस डेल का मतलब होता है क्या, डी बाई डी। ठीक है, डेल एक ऑपरेटर, इसका मतलब क्या होता है, डी बाई डी। लिख लो, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो एफ बराबर माइनस डी ई डेल एन। ठीक है, वेयर करके लिख लो, वेयर कैपिटल एफ बराबर, वेयर कैपिटल एफ बराबर फ्लक्स, फ्लक्स एंड नेक्स्ट लाइन से एंड डी ई फ्लक्स एफ एल यू एक्स, एफ एल यू एक्स फ्लक्स एंड डी ई, and DE is the, and DE is the diffusion coefficient, diffusion coefficient or diffusivity, DIFFUSITIVITY, diffusivity, where D is the diffusion coefficient or diffusivity, DIFFUSITIVITY। ठीक है, and del n is the, ये देखना इसको सफिक्स में मत लिखना, ये सफिक्स में नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि ये डेल क्या है, एक ऑपरेटर है, और जिस पे किस पे अप्लाई हो रहा है, कंसंट्रेशन एन पे अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए देखो सफिक्स में नहीं लिखे हैं। और इस डेल ऑपरेटर का मतलब क्या है, डी बाई डी एफ। अभी थर्ड ईयर में जाओगे, मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ोगे, जहाँ वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ ये पूरा ऑपरेटर तुमको पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे, अभी न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर आएगा, उस न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में ये पूरी कहानी उसकी पढ़ोगे। अभी शायद इसी पेपर सेकेंड ईयर में ही होगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस सेकेंड ईयर में है, हाँ इनटू है, क्योंकि ये ऑपरेटर जो होता है प्लस में थोड़ी जल्दी अप्लाई होता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन के लिए ही अप्लाई होता है, जो भी हमारा डिफरेंशिएशन होता है। हो गया, लिखो, वेयर डेल एन इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स there is a minus sign, there is a minus sign because the direction of diffusion, because the direction of diffusion is opposite to that of the concentration gradient, that of the concentration gradient, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से द पैराग्राफ चेंज करके लिखना, द डिफ्यूजन कोफिशिएंट, चेंज हो जाएगा, द डिफ्यूजन कोफिशिएंट for a charge carriers is related to its mobility by Einstein relation। क्या होता है, डी ई बराबर म्यू ई
के बी इंटू टी बाई ई। ये हमारा आइंस्टीन रिलेशन होता है जहाँ पर ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट रिलेटेड होता है मोबिलिटी के साथ। तो यहाँ पर म्यू ई क्या होता है, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का, के बी क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ई क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये लिख लो। देखो वेयर के बी इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेयर के बी इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T is equal to absolute temperature, T is equal to absolute temperature, small e is equal to electrical charge of an electron, small e is equal to electrical charge of an electron, and mu e is the mobility of an electron, and mu e is the mobility of an electron। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट लाइन से लिखना नाउ comma let us focus on the diffusion current, now let us focus on the diffusion current in one dimension, in one dimension along x axis, along x axis is given by क्या हो जाएगा एफ एक्स बराबर माइनस डी ई डी बाई डी एक्स इंटू एन। लिख सकते हो कि नहीं? देखो डेल का मतलब क्या होता है डी बाई डी एक्स, एन पे अप्लाई होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टी, एफ एक्स बराबर माइनस टी ई डी एन बाई डी एक्स। लिख लो। नाउ the electron current density, now the electron current density Je, now the electron current density Je is related to the flux F, is related to the flux F is given by the relation, is given by the relation। कैसे एसोसिएटेड होता है? तो जे एन बराबर माइनस ई इंटू एफ, मतलब करंट डेंसिटी फ्लक्स से एसोसिएटेड होती है इस रिलेशन के द्वारा। तो जे एन बराबर माइनस ई इंटू एफ। सॉरी क्या हम लोग क्या लिखे थे? जे ई ना लिखो, चूंकि एन हम लोग लेके चल रहे हैं ना, एन लिख के लेके चलो, जे एन लिख के चलो। इससे पहले हम लोग जे ई लिखे थे कि जे एन लिखे थे? एन लिखे थे ना, तो एन ही लेके चलो, एक ही टर्म लेके चलो। ठीक है, किसी किसी बुक पे देखोगे ई और पी लेके चलता है, किसी किसी बुक में एन और पी लिखा है। तो हम लोग एक ही सिंबल यूज करें और उसी को हर जगह यूज करें, जिससे हमको कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो 10 जे एन बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ई डी एन बाई डी एक्स। ये कैसे लिख रहे हैं समझ रहे हो ना? इस एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस ई और डी ई डी एन बाई डी एक्स। ठीक है, क्या हो गया? जे ई बराबर जे एन बराबर प्लस ई डी एन बाई एक्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया। सिमिलरली फॉर होल्स, नेक्स्ट लाइन से लिखो सिमिलरली फॉर होल्स। तो बताओ होल्स के लिए क्या लिख सकते हो? जे पी हो जाएगा ना, देखो ध्यान से, जे पी
Jp बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, डिफ्यूजन चेंज होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ई, ठीक है, और यहाँ डी की जगह क्या हो जाएगा डी पी, और यहाँ क्या हो जाएगा डी एन अपॉन डी पी अपॉन डी एक्स। ध्यान दो एक चीज़ हम लोग देखो एक गलत कर दिए हैं, सिंबल हम लोग एन लेके चल रहे हैं ना, तो जहाँ जहाँ सिंबल ई लेके चले हो वहाँ वहाँ सिंबल एच एन कर दो, जहाँ डी ई लिखे हो ना वहाँ डी एन कर दो, यहाँ डी ई लिखे हो ना यहाँ डी एन कर दो, यहाँ देखो डी पी हो गया। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, क्योंकि हम लोग सिंबल एन लेके चल रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जहाँ जहाँ ई लिखे हो वहाँ वहाँ क्या कर देना एन कर देना, बस कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और जहाँ जहाँ एच ये डी पी हो जाएगा। सिमिलरली फॉर होल्स के लिए माइनस ई डी एन की जगह पे डी पी अपॉन डी एक्स। समझ गए ना? हो गया। नेक्स्ट लाइन से लिखना, नोटिस दैट, होल्स के लिए लिखो ना, जे एन की जगह जे पी हो जाएगा, प्लस ई की जगह माइनस ई हो जाएगा, डी एन की जगह डी पी हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स इंटू पी। नोटिस दैट फॉर इलेक्ट्रॉन्स the diffusion current is in the same direction as the electron density gradient, because the minus sign from the negative charge and Fick's law cancel each other, full stop. However, holes have positive charges and therefore the minus sign from Fick's law is carried over, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखना, now superimpose the diffusion current on the drift current comma we have। चलो, तो इस हम लोग जे एन को क्या कर रहे हैं, आप सुपर इम्पोज कर रहे हैं ड्रिफ्ट करंट को डिफ्यूजन करंट के साथ। तो जरा बताओ, जब एन के लिए हम लोग ड्रिफ्ट करंट लिख रहे थे तो कितनी वैल्यू आई थी, जरा देख के बताओ। एन के लिए ड्रिफ्ट करंट लिखे तो कितनी वैल्यू आई थी, एन ई म्यू एन इंटू ई, और इसी के साथ सुपर इम्पोज कर रहे हैं ड्रिफ्ट करंट हो गया, और प्लस इसी के साथ डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट एन के लिए क्या है, प्लस ई डी एन बाई डी एक्स। ये किसके लिए हो गया, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। सिमिलरली फॉर होल्स के लिए लिखोगे तो डी
पी, डीपी के लिए बताओ ड्रिफ्ट करंट कितनी आई थी, पी ई म्यू पी इंटू ई, और इसके लिए डिफ्यूजन करंट सर यहाँ प्लस नहीं है बल्कि कितना माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ई डी पी अपान डी एक्स फॉर होल्स, लिख लो। यहाँ पर हमारी पूरी कंप्लीट करंट के बारे में बात होगी, इलेक्ट्रॉन और होल्स के ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। ठीक है, इसके बाद एक नोट करके लिखना, वही देखना दोनों करंट जब ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन मिलेगा तो करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी एक स्पेसिफिक कंडीशन में, वही कंडीशन नोट करा रहे हैं। नोट करके लिखो, कंसीडर इलेक्ट्रॉन्स इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, कंसीडर इलेक्ट्रॉन्स इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, comma electrons will flow ब्रैकेट में लिख देना किसके कारण फ्लो होता है, दैट इज देयर इज ए ड्रिफ्ट करंट, ब्रैकेट में लिख लेना दैट इज देयर इज ए ड्रिफ्ट करंट, दैट इज देयर इज ए ड्रिफ्ट करंट, ब्रैकेट बंद, मतलब इसी के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, देयर इज ए ड्रिफ्ट करंट ब्रैकेट बंद, विल फ्लो until the density gradient builds up enough for the diffusion current to exactly balance balance the drift current full stop. So at equilibrium there is no net current flow, that is E n E mu n E plus E dn by dx बराबर 0। ये क्वेश्चन तुमको इसीलिए लिखा दे रहे नोट करके, कई बार वाइवा जब देते हो ना, तो जब किसी इंटरव्यू में जाते हो या कहीं भी तुम्हारा वाइवा से सामना होता है तो ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन के करंट के बारे में ये पूछा जाता है कि कब ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट दोनों क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, किस स्पेसिफिक केस में। तो वो स्पेसिफिक केस हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती है, उसमें क्यों जीरो हो जाती है उसका कॉन्सेप्ट देते हुए हम लोग बताएं कि ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है इक्विलिब्रियम के केस में। ठीक है, ये कहानी है। अब ये डिफरेंट बुक्स में पढ़ोगे, डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट को, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट वे था एक एक पैरामीटर को एक्सप्लेन करते हुए हम लोगों ने ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट को स्पेसिफाई किया है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, हेडिंग डाल लेना नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कई बार एग्जाम में ये भी आता है। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है।
इसमें एक बार अच्छे से इसको घर पे जाके ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट दोनों रिवाइज कर लेना, एक एक लाइन पढ़ना, नहीं समझ में आएगा कल इसके बारे में एक बार और डिस्कशन कर लेंगे, तभी आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लेवल हम लोग का एक्सीड कर रहा है, मतलब जो भी नॉर्मल अभी तक पढ़ रहे थे वहाँ से लेवल थोड़ा सा एक्सीड कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में एक बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर है और सेमीकंडक्टर फिजिक्स पूरा अच्छे से समझे रहोगे, चाहे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो, मोबिलिटी की बात हो, कंडक्टिविटी की बात हो, रेजिस्टिविटी की बात हो, ड्रिफ्ट करंट की बात हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो, ड्रिफ्ट डिफ्यूजन करंट की बात हो, तभी इन सारे पैरामीटर को हम लोग जब ये पढ़ेंगे, पी एन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे, तो वहाँ इनके कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये वैसी फिजिक्स है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, दिखाई हमको कुछ नहीं देता है, लेकिन हमको बस क्या करना है, एनालाइज करना। अब देखो कहीं कोई दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, फील्ड इधर आ रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट हो रही है, कुछ दिखाई दे रहा है नहीं ना, लेकिन हमको क्या करना पड़ा, फीलिंग जनरेट करना पड़ रहा अपने अंदर कि ऐसा ऐसा सिस्टम होगा, यहाँ सप्लाई लगी होगी, इसके अपोजिट इंडेंट पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, मूव करने की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जा रही होगी, तो जो इंक्रीज इन वेलोसिटी हो रही है वही हमारी क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक इमेजिनेशन क्रिएट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए, और वो इमेजिनेशन तभी क्रिएट हो सकता है जब उसके फंडामेंटल्स नॉलेज हमारे क्लियर हो। तो हम लोग बहुत बेसिक से अपनी जर्नी शुरू किए थे, सेमीकंडक्टर कहाँ से आया, कितने तरह के मटेरियल्स में डिवाइड किए, बैंड थ्योरी क्या हुआ, बैंड थ्योरी के आधार पर कैसे क्लासिफिकेशन किए, फिर उसके बाद फिर हम लोग कंसंट्रेशन, यानी कि उस कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा, होल्स में इलेक्ट्रॉन में कंसंट्रेशन क्या होगा, फर्मी एनर्जी लेवल पे क्या होगा, इंट्रिंसिक के केस में क्या होगा, एक्सट्रिंसिक के केस में एन टाइप के लिए क्या होगा, पी टाइप के लिए क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, मोबिलिटी का, कंडक्टिविटी का, रेजिस्टिविटी का, एन टाइप के लिए अलग, पी टाइप के लिए अलग, फिर ड्रिफ्ट करंट का एन टाइप के लिए अलग, फिर डिफ्यूजन करंट का एन टाइप के लिए अलग, पी टाइप के लिए, दोनों के इक्विलिब्रियम के केस में कंबाइन करके पूरी की पूरी जितनी सेमीकंडक्टर फिजिक्स से जानकारी हो सकती थी हम लोग सब नॉलेज एक्वायर कर लिए हैं। कल एक लास्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी इक्वेशन, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसके जो सारे न्यूमेरिकल हैं इसकी एक सीट बना के एक दिन उसको सारा सॉल्व करा देंगे, तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट रूप से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इस बार इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि अगले चैप्टर में ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं, तो जब काम आएंगे तो हमारा बेस तैयार रहेगा तभी, ठीक है। उसके अच्छे से तैयारी करो, उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बात करें। कुछ पूछना है किसी को?